वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड चैप्टर 3rd हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारा 3rd चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, यानी हमारे जितने भी तत्व हैं उनको अलग अलग पीरियड्स और ग्रुप में किस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, आप लोग भी देखिए कि आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी एक निश्चित नियम है जिसे हम क्या कहते हैं, आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। आवर्त नियम के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। और इसमें ऐसे तत्व जो कि समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें एक निश्चित ऊर्ध्व समूह में उपस्थित रखा गया है। यानी ऐसे तत्व जो एक जैसे होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिनके गुण एक जैसे होते हैं, उन्हें हम वर्टिकल कॉलम्स वाले ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लाइन लिखी है आधुनिक आवर्त सारणी। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो बहुत सारी आई, लेकिन बाकी जो है आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण को उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन बताया गया है। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों को क्रमित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है विभिन्न उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के अनुरूप, वो एक्चुअल में परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखकर किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम है या आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, वो विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, अब इसमें पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले आप लोग जो है मतलब ये सब समझने से पहले, विभिन्न समूहों और विभिन्न आवर्तों को समझने से पहले हम थोड़ा सा जो है आवर्त सारणी को देखते हैं। वैसे तो आप ये सब चीज़ें पढ़ते आए हैं, लेकिन आवर्त सारणी का एक व्यू आप देख लीजिए। यहाँ पे आवर्त सारणी दिखा रखी है। देखिए बच्चों, इसमें पहला जो समूह है वो तो आपका, देखिए समूह मैं बता दूं आपको कि ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं, ये हमारे क्या है, समूह हैं। तो इनको आप काउंट करिए कि कितने हैं। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 18 समूह हैं। ठीक है, 18 समूह हैं। और आवर्त कितने हैं, समूह तो हमारे हो गए ऊपर से नीचे की तरफ, और पीरियड्स यानी आवर्त जो होते हैं वो हमारे होते हैं बाएं से दाईं तरफ। तो गिनेंगे हम यहाँ पे। देखिए पहला जो है ना आवर्त, ये यहाँ दिखा रखा है। इसमें कौन कौन आते हैं, एक हाइड्रोजन आता है, एक हीलियम आता है, 2 रखे हुए हैं। दूसरा देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये दे रखे हैं, 8 हैं ये। नेक्स्ट में भी आप देखिए ये तीसरा दिखा रखा है यहाँ पे, ये तीसरा आवर्त है सोडियम वाला। ये चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, अच्छा आप ये नहीं देखेंगे कि ये नीचे जो हैं, ये जो नीचे रखे गए हैं ये कोई अलग आवर्त नहीं है। ये यहाँ पे पिंक कलर से दिखा रखा है ना, La, तो लेंथेनम के बाद के जितने तत्व हैं वो ये हैं। और एक्टिनियम, ये नीचे पिंक, लाइट पिंक कलर का एक्टिनियम दे रखा है, AC जो लिखा है, इसके बाद के तत्व ये हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा अलग थी ना, इसलिए इनको जो है अलग से रखा गया है। इनको 2 श्रेणियां बना के, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बना के अलग रखा गया है। लेकिन ये हम आप लोगों से 12th में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, इस आवर्त सारणी का एक व्यू आप समझ लीजिए, जिससे हमें क्या पता लगता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है 7 आवर्तों में और 18 समूहों में विभाजित है। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि जो समूह हैं
18 जो समूह कहेंगे या वर्ग कहेंगे एक ही बात है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 18 वर्ग हैं वो कैसे कैसे हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये पहला समूह है। इस पहले समूह में बच्चों कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये हमारा पहला समूह है, पहला क्या है, ग्रुप है, पहला ग्रुप है ये। दूसरा ग्रुप में देखिए, देखिए लिखा है ना फर्स्ट ए सेकंड ए, ये लिखा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारा कौन सा समूह है, दूसरा समूह है ये हमारा। अब हम यहाँ अगर जाएं हम तो ये क्या है, ए के बाद सेकंड ए के बाद उसने कितना थर्ड ए जो है वो थर्ड ए इधर है, यहाँ है थर्ड ए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थर्ड ए ये है, फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, थर्ड ए है, फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, सिक्स्थ ए है, सेवेंथ ए है और 18th ग्रुप है ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले बीच में इन्होंने क्या डाल दिया है, देखो सेकंड ए के बाद थर्ड बी है, फोर्थ बी है, फिफ्थ बी है, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी और एट्थ जो है, ये एट्थ एक पूरा जो है, यहाँ देखिए इसको 3 श्रेणियाँ, ये एट्थ जो है एक बड़ा ग्रुप, इसको एट्थ बी नहीं कहा गया है। ये पूरा आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये 8, 9 और 10, ये इसमें 3 समूह इंक्लूड कर दिए गए हैं। 8वां जो आपका समूह है उसमें 8, 9 और 10 तीनों आ रहे हैं, तो इसमें बी ए बी कुछ नहीं दे रखा है। और नेक्स्ट जो है आपका, वो आपका कौन सा है, 11वां जो आपका इसमें दिखा रखा है समूह, वो कौन सा दे रखा है, फर्स्ट बी, उसको नाम दे रखा है फर्स्ट बी और इसको दे रखा है सेकंड बी करके, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि पहला हमारा फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, देन थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और एट्थ यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ बीच में फिर इसको कैसे डिवाइड किया गया है कि थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी और 8वां जो है इसमें 8, 9 और 10 3 समूहों को रखा गया है। एक्चुअली बच्चों ये जो थर्ड ए है, ये थर्ड ए आपका 13वां समूह है, 13वां समूह, ये आपका 14वां समूह है, ये 15वां समूह है, ये 16वां समूह है, ये 17वां और ये 18वां समूह है। यहाँ पे ये जो आपका है ये आपका कौन सा समूह हो गया, ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वें में आपके 3 और समूह इसमें आ रहे हैं। और फिर इसमें देख लीजिए आप लोग कि 8वें में 8, 9 और 10 आ रहे हैं और 11वां और 12वां आपका जो है फर्स्ट ए और सेकंड बी करके लिखा गया है। तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे में अगर आपको कंफ्यूज लगता है तो हम इसको अलग से बताएंगे कि इनको किस तरह से विभाजित किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो पूरी आवर्त सारणी है, मैंने अभी कहा कि हमारी पूरी जो आवर्त सारणी है ये किस में विभाजित है, 18 वर्गों और 7 आवर्तों में विभाजित है। सिंपल, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। 18 वर्ग हमारे मैंने आपको गिना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 18 हमारे क्या हैं, समूह हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आपको समझ में आएगा वो आपको समझ में कब आएगा, जब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पूरी आवर्त सारणी है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का है, ये 4 खंडों में विभाजित है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक हम कहते हैं। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक कहते हैं। इस वीडियो से पहले वाले जो वीडियो था, जो आपके पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ठीक है, इससे पहले वाला मतलब अभी हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर के जो वीडियो थे मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे पास कितने उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ, हमारे पास 4 उपकोष होते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि एस उपकोष में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी उपकोष में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसी तरह से डी उपकोष में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ उस उपकोष में हम अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो उसी के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये जो है आपका, ये वाला मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो है
ये आपका एस ब्लॉक है, ठीक है। मैंने कहा था ना एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, तो एस समूह हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, एक पहला वाला और एक ये दूसरा वाला, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा था कि पी में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो यहाँ हमारे पास जो पी ब्लॉक है, पी खंड जो हैं वो कितने हैं? 6 हैं। पी ब्लॉक कितने हैं हमारे पास? 6। ये वाला आपका पूरा पी ब्लॉक है, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये पूरा पी ब्लॉक है, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये हमारे कौन से हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये देखिए आप यहाँ से और यहाँ तक कितने तत्व आ रहे हैं, आप लोग गिनिए, ठीक है। ये 2 ये हैं, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, 10 इसमें तत्व आ रहे हैं। ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। ये पूरा हमारा येलो कलर से जो दिखा रखा है आपको, ये पूरा कौन सा है? डी ब्लॉक के तत्व हैं आपके, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका डी ब्लॉक आ जाता है। ये क्लियर हुआ? उसके बाद आती है बात एफ ब्लॉक की, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में कितने होते हैं? 14 तत्व होते हैं, और 14 तत्व हमारे कौन से हैं? एफ ब्लॉक में हमारा कौन सा आता है? ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स लिखा है, इसमें गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये इसमें 14 जो आपके तत्व हैं ये किस में आते हैं? आपके एफ ब्लॉक में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमको 18 हमारे जो समूह हैं और 7 जो हमारे आवर्त हैं, ये एक्चुअल में कितने खंडों में विभाजित हैं? कितने ब्लॉक्स में विभाजित हैं? ये 4 ब्लॉक्स में विभाजित हैं। अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ ब्लॉक्स पे, मैं क्यों जोर दे रही हूँ? क्योंकि हमारी जो स्टडी है, जो हम पढ़ेंगे वो हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक के कौन से हैं, पी ब्लॉक के कौन से हैं, डी ब्लॉक के कौन से हैं और एफ ब्लॉक के कौन कौन से तत्व हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी में हम देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट को आप देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां यानी लेफ्ट टू राइट जो जा रही हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना, इनको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो हमारे पास कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? हॉरिजॉन्टल रोज हैं 7, ठीक है। और दूसरा इसमें लिखा है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे आवर्तों में क्रमशः 2, 8, 18, 18 और 32 तत्व हैं। ऐसा इसमें लिख रखा है कि पहले आवर्त में कितने हैं? 2 हैं, दूसरे में कितने हैं? 8 हैं। इसका मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसे कैसे करके है ये। यहाँ पे आप लोग आवर्त सारणी में देखिए कि देखिए पहले वाले में जो पहला हमारा जो आवर्त है उसमें 2 ही तत्व हैं। कौन सा? एक ये हाइड्रोजन है, एक आपका जो है हाइड्रोजन है और एक कौन सा है? हीलियम है। उसके बाद 8 आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक लिथियम, दूसरा बेरिलियम। मैंने कहा ना आवर्त लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 8 हैं, देखिए 1 2 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये हो गए आपके 8। फिर 18 हैं, गिनिए 18। 1 कैल्शियम, 2 1 पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, गिनते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ऐसे करके ही ये रिपीट हो रहे हैं, यानी पहले 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं, फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे फिर 18 हैं, फिर इधर 32 हैं, 32 में ये वाले भी आ रहे हैं और इधर भी 32 हैं।
तो ऐसे करके ही इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अब रिपीट करके हम जो है इस तरह से हमें ये मिल रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है कि 2,8, 8, 18, 18 और 32 तत्व हैं। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स कहते हैं, क्योंकि यही रिपीट हो रहे हैं ना, पहले 2 आ रहे हैं, फिर 8, फिर 18, 18 और फिर 32, इन्हें हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। अब इसमें भी आपने देख लिया होगा कि आवर्त सारणी में जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि 18 ग्रुप्स जो हैं उन्हें हम समूह कहते हैं। और आपने देख ही लिया कि वो किस तरह से अरेंज हैं। पहले है फर्स्ट ए, सेकंड ए, देन थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी और एट्थ, फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, देन थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड देन फाइनली शून्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं। ऐसे करके स्टूडेंट्स ये क्या कर रखे हैं, अरेंज कर रखे हैं। तो पीरियोडिक टेबल से तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आवर्त सारणी में ये जो तत्व हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग ये 4 खंडों में विभाजित हैं। कौन कौन से में, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ में ये विभाजित हैं। ठीक है, एस, पी, डी, एफ में ये विभाजित हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन कौन सा है, जो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी हमारा कौन सा है, एस ब्लॉक है। इसमें देख लीजिए आप, ये वाले जो 2 हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ए, ये क्या है हमारे, ये एस ब्लॉक है हमारा। ये 2 जो हैं हमारे कैसे हैं, एस ब्लॉक हैं। इसमें देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंसियम, और दूसरे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। तो स्टूडेंट्स इनको एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इन सब तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रवेश करता है, एस उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, कहाँ प्रवेश करता है, एस उपकोष में प्रवेश करता है। अब वहीं देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला समूह है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मैं कह रही हूँ जो फर्स्ट वाला हमारा समूह है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 और दूसरे वाले का होता है NS2। अब स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि n हमको क्या बताता है, n तो बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कौन सी कक्षा में है वो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि देखिए सपोज करिए लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। लिखते कैसे हैं हम, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको अरेंज कैसे करना है, 1s2 और 2s1, 1s2 और 2s1। ठीक है, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ अरेंज है, वो आपके एस उपकोष में अरेंज है। क्लियर। अब इसी के नीचे आप देख लीजिए सोडियम है। अब इसमें भी एक नंबर फॉलो होता है, एक मैजिक नंबर इसमें फॉलो होता है। देखिए लिथियम का कितना मैंने अभी बताया था, लिथियम का बताया था 3 बताया था। 3 में आप 8 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 11। ये जो नंबर है परमाणु क्रमांक, ये किसका है, सोडियम का। यानी इसीलिए तो अभी आपको कहा था कि ये मैजिक नंबर्स हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब 11 को हम कैसे अरेंज करेंगे, देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, 3s1, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। तो आप देख रहे होंगे कि लिथियम में बाहरी उपकोष हमारा कौन सा था, 1s1, वो 2s1। अच्छा, सोडियम में कौन सा है, 3s1। तो ये एक ही इनके लास्ट में, ये इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहता है, एस उपकोष में रहता है, इसलिए इनको एक ही वर्ग में रखा गया है। वैसे ही आपके ये भी हैं, एस ब्लॉक के, S2 ब्लॉक के तत्व हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एस उपकोष में। लेकिन कितने होते हैं इनमें 2 होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं NS2। ठीक है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाते हैं। ऐसे मैं एग्जाम्पल दूंगी, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। कैसे लिखूंगी मैं, 1s2 और 2s2। ठीक है, 1s2 और
2s2, 4 हो गए पूरे। आफ्टर दैट देख लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको कहा था कि आप इसमें कितना जोड़ दीजिए, बेरिलियम के परमाणु क्रमांक यानी 4 में आप कितना जोड़ लीजिए, 8 जोड़ लीजिए। तो मैं करूँगी 4 + 8 कितना हो गया, 12। तो इससे हमारा निकल गया कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना हुआ बच्चों, 12। अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और उसके बाद 3s2। गिन लीजिए, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 हो गए। तो स्टूडेंट्स ऐसे करके इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एस ब्लॉक है लिखा है ना, आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर 2 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बी उपवर्गों को, फर्स्ट ए तथा सेकंड ए उपवर्गों को के 13 तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं, NS1 से 2। अभी मैंने आपको बताया था कि पहला वर्ग है तो NS1 होगा, दूसरा वर्ग है तो NS2 होगा। इसमें और क्या है, इन तत्वों के बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही इनकी संयोजकता भी होती है। ठीक है, इनके बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी संयोजकता भी उतनी ही होती है। अभी अगर मैं कहूँ कि ये हमारा जो फर्स्ट है, पहला जो वर्ग है हमारा, अगर मैं कहूँ कि इनकी संयोजकता यानी वैलेंसी, आप कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, आप कितनों के साथ बंध बना सकते हैं, वो आपकी कही जाती है वैलेंसी। ठीक है, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो वही बंध निर्माण में भाग लेते हैं और वही उसकी वैलेंसी या संयोजकता भी कही जाती है। तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक है, क्योंकि इनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये वाला अगर आप देखेंगे सेकंड वाला, तो इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि इस ब्लॉक के सभी तत्व मरकरी में घुलकर एमलगम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, मरकरी के साथ जो भी धातु घुलती है वो मिलकर जो बनाती है, एक संयुक्त मिश्रण जो बनाती है, उसको हम बोलते हैं अमलगम। ठीक है, ऐसे जैसे सोडियम अमलगम लिखा है तो कैसे लिखा जाता है, सोडियम अमलगम कैसे लिखा गया है, NaHG, ऐसे करके लिखा जाता है। और जो फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस ब्लॉक के तत्व ज्वाला परीक्षण में विशेष प्रकार के रंग देते हैं। इस समूह के जो तत्व हैं वो फ्लेम टेस्ट देते हैं। फ्लेम टेस्ट देते हैं मतलब जब हम उनको हीट करते हैं ज्वाला में तो वो एक विभिन्न प्रकार के विशेष रंग देते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम लाल रंग देता है, कैल्शियम भी लाल देता है, बेरियम हरा देता है, ऐसे कुछ स्पेशल कलर, तो इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। ये क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट देते हैं, यानी ज्वाला परीक्षण देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है एस ब्लॉक के बाद आपका आ जाता है पी ब्लॉक। अभी मैंने कहा था आपको कि पी ब्लॉक जो है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी उपकोष जो है आपका उसमें अधिकतम जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए जो पी समूह है आपका, जो पी ब्लॉक जो आपका है, देखिए ये यहाँ से है हमारा, ये स्टूडेंट्स हमारा पी ब्लॉक है, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा पी ब्लॉक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये हमारा जो है ये हमारे आ जाते हैं पी ब्लॉक में। और देख लीजिए क्योंकि पी में जो है 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, तो ये कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे करके ये हमारे पास इतने वर्ग हैं हमारे पास। ठीक है, और ब्लॉक कौन सा है, इसको पी ब्लॉक कहा गया है। तो लिखा भी है आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी ओर 6 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित, अभी आपने देखा 3rd A 4th A 5th A 6th A 7th A और शून्य समूह जो है 13 14 15 16 17 18 वर्ग ये हैं, इनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता
है, इनको हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इनको पी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इन तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इन तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हैं वो इस प्रकार से है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, NS2, ये तो भरा हो गई, जब S भरा जाएगा तभी P भरा जाता है। और NP कितना होगा, 1 से लेके 6 तक, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो है ना, ये बोरॉन है आपका, तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5। ये आपका कौन सा समूह है, 13वां समूह है ये। तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1s2, 2s, एक मिनट, 1s2, 2s2 और 2p1। तो देखिए बच्चों लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए ये टोटल इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट में, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, ये एक ही कक्षा में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये पूरा भर चुका है, लेकिन लास्ट में और भी जो हमारा जो लास्ट कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ये पी वाला जो है लास्ट। तो यहाँ पे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है पी में, यहाँ पे पी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। और आपको मालूम है कि किसी भी पी उपकोष में हम 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं भर सकते हैं। तो यहीं से हम लोग समझ लेते हैं कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP 1 से लेके 6 तक होता है। और क्या लिखा है कि इस ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता का मान S ब्लॉक से अधिक होता है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आयनन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो जनरल ट्रेंड चल रहा है कि पी ब्लॉक में और क्या क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट है, इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए बच्चों, एस ब्लॉक के जो तत्व थे वो सारे के सारे क्या थे, धातुएं थी। लेकिन पी ब्लॉक में आपको धातुएं भी मिलेंगी, उपधातुएं भी मिलेंगी और अधातुएं भी मिलेंगी। तो इनमें क्या होते हैं, जो अधातुएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और उनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस ब्लॉक के कुछ तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, देखिए कुछ परमाणुओं द्वारा केवल पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन का दान करना, अर्थात बाह्यतम कोष के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का बंध बनाने में भाग न लेना क्या कहलाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। अभी मैंने आपको कहा था ना कि आप बोरॉन का एग्जाम्पल ले लीजिए। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5। हम कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2 और 2p1। यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर बंध बनाने में, अभी मैंने कहा था ना, अभी आपने S ब्लॉक में पढ़ा था कि उनकी संयोजकता कितनी होती है, S ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, जितना कि उनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पी ब्लॉक के तत्वों में आप देखिए बाहरी कक्षा में, यानी बाहरी जो आपका उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बंध निर्माण में ये भाग लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p1, कभी क्या होता है, जैसे बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित हैं, इस तरह से व्यवस्थित हैं, ये 1 है। तो कभी क्या होता है कि अगर ये अंदर वाला S जो है, मतलब अंदर वाला नहीं है, ये एक्चुअली में एक ही कक्षा है, लेकिन इस कक्षा में सिर्फ अगर P वाला बंध निर्माण में भाग लेता है, ठीक है, अगर सिर्फ P इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेता है, इसके साथ ये 2s वाला भाग नहीं लेता है, तो इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय का मतलब क्या होता है, जो क्रियाशील नहीं है, इनएक्टिव, और युग्म का मतलब जोड़ा। तो ये क्या कर रहा है, किसी भी तरह का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रहा है, यानी ये अक्रिय बना हुआ है, इनएक्टिव बना हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। जो मैंने लिखा भी है कि इस ब्लॉक के कुछ तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।
कुछ परमाणुओं द्वारा केवल p उपकोष के इलेक्ट्रॉन का दान करना, सारे नहीं बट कुछ परमाणुओं द्वारा सिर्फ p उपकोष के इलेक्ट्रॉन का दान करना, अर्थात बाह्यतम कोष के s उपकोष के इलेक्ट्रॉन का बंध निर्माण में भाग न लेना क्या कहलाता है? अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में लेंदी हो जाएगा, ये हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और वीडियो देखने के बाद आप इसको अपना कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको कितना समझ में आया है। ओके स्टूडेंट्स।